नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम धूमिल की मोचीराम इस कविता का जो सार रूप में अर्थ देखने वाले हैं। यह कविता संसद से सड़क तक इस कविता संग्रह में संकलित की गई है। इस कविता का जो भावार्थ है या उसका जो अर्थ है वो हम देखेंगे। कविता काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं कविता पढ़कर आप लोगों को नहीं सुनाऊंगी। सभी कविताओं का संग्रह या मूल जो कविता नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई उसका संग्रह करके एक दिन आप लोगों को मैं पीडीएफ रूप में दे दूंगी। ठीक है, तो कविता का सार, मोचीराम कविता का सार आज हम देखेंगे। तो चलिए मोचीराम कविता का सार देखेंगे। धूमिल ने मोचीराम कविता में प्रतिकूल बिंबों का प्रयोग किया है। कवि ने मोचीराम की दृष्टि से लक्षित कर एक मौलिक कथ्य निर्माण किया है। कवि ने कहा है कि रांची से मरम्मत को आए हुए जूतों पर काम करते हुए नए ग्राहक के आगमन पर क्षण भर के लिए नीचे से निगाह ऊपर उठाकर मोचीराम ने मुझे देखा, अर्थात देखने की प्रक्रिया ने उसने पैनी दृष्टि से कवि को टटोला और एक विश्वसनीय स्वर में हंसते हुए कवि की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहने लगा, बाबूजी, हम कामगार मजदूर मोचियों के लिए हमारे इस जूता मरम्मत दुकान पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सब हमारे लिए समान है। सिर्फ एक जोड़ी जूता है मोचीराम के लिए जो चलकर आकर मरम्मत के लिए मोचीराम के सामने खड़ा होता है, वह एक जोड़ी जूते के बराबर है। सच बात तो यह है कि बाबूजी, आज कोई आदमी क्यों न हो, वह जैसा और कहीं भी क्यों न हो, वह अपने जूते के नाप से बाहर नहीं है। अर्थात अपने जूते की सीमा से बाहर निकल पाना महंगाई के कारण बहुत कठिन हुए। मोचीराम कहता है कि फिर भी मैं हमेशा यह ध्यान रखता हूँ कि पेशेवर हाथ और दूसरे का मरम्मत के लिए आया हुआ फटा जूता, इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन का एक या संतुलन की एक रेखा होनी चाहिए। आवश्यकता तो दोनों तरफ है, उन दोनों मजबूर आवश्यकताओं के बीच एक आदमी अवश्य फंसा रहता है। उसी पर हमेशा सुआ और धागे के टाके पड़ते हैं। वही हमेशा फटे जूते से झांकती अंगुलियों की चोट हमेशा उसी तरह सहन करता है जैसे सीने पर कोई हथौड़े से चोट मार रहा हो। फटे जूते वाले लोगों की आर्थिक दबाव के कारण विवश मानसिकता की बड़ी मार्मिक व्यंजना कवि ने की है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी, यहाँ तरह तरह के अर्थात विभिन्न हालातों के जूते आते हैं। वो अपनी हालत स्वयं बताते हुए अपने मालिक की भीतर बाहर की मजबूरी भरी सारी दास्तान बिना शब्दों की ही बखान कर रख देते हैं। उस मरम्मत के लिए आए हुए फटे जूतों के माध्यम से जूताधारी आदमी की जो हालत या जो सूचना स्वयं वह बतला देता है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक जूता ऐसा मरम्मत के लिए आया हुआ था जो जूते की शक्ल अधिक गए हुए चकत्तों की थैली लगता था। कहता है कि मैंने देखा है ऐसे जूते को भी एक चेहरा पहनता है। मोचीराम कहता है, कवि को क्या बताऊं बाबूजी, वह चेहरा चेचक से चुगा हुआ, अर्थात चेचक के गहरे निशान उसके चेहरे पर थे, लेकिन चेचक के खुतरे हुए चेहरे पर भी आशा उम्मीदों की हंसी झोंक जैसी थी। उसके चेहरे पर कभी कभी उम्मीद की हंसी उसी प्रकार फड़फड़ा कर अभिव्यक्त हो जाती थी जैसे कोई फटी पतंग कैसे टेलीफोन के खंभे पर फंस जाए और हवा के हल्के झोंके से भी वह फड़फड़ाती हुई फंसी रह जाए। यहाँ कवि ने बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया है जो उनकी अभिव्यक्ति को चित्रमय बनाती है। मोचीराम कहता है कि मैंने उस फटे जूते पर पैसा न खर्च करने की सलाह देते हुए कहा कि बाबूजी, इस पर व्यर्थ में क्यों पैसा फूंकते हो। यहाँ कहने का तो उसका अर्थ था, लेकिन वह कहता नहीं किंतु कहकर स्वयं ही उसकी मजबूरी का अनुमान करके लज्जा और संकोच का अनुभव करने लगता है। कहते हुए मुझे लगा, यानी मोचीराम को लगा कि उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, क्योंकि अपने ही भीतर की दूसरी आवाज़ उसकी कह रही थी कि अपनी ही जाति के मानस की इस प्रकार अवहेलना तू न कर, अर्थात उसकी विवशता को समझकर काम करना चाहिए। उस व्यक्ति की विवशता को महसूस करते हुए उसके जूतों पर चकातियाँ टाँक दी। उसे मोचीराम कहता है, विश्वास कीजिए बाबूजी, उस जूतों की मरम्मत न होकर मेरी आंखें ही टक गई थी। ऐसी मेरी भी विवशता रही है। आगे वह कहता है, मैं बड़ी मुश्किल से अपने जैसे पेशे में पड़े हुए आदमी को निभा पाता हूँ। सच वही जानता है जिस पर गुजरती है। आगे की पंक्ति में उन्होंने कहा है कि मोचीराम के माध्यम से समाज के दूसरे वर्ग जैसे धनी
वर्ग कहा जाता है। एक आदमी की मानसिकता के माध्यम से उसकी तहज़ीब को जाहिर करना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है वो जाहिर करता है कि समाज का यह वर्ग मेहनतकश पेशेवर को किस हिकारत की नज़र से देखता है, हीन दृष्टि से देखता है। जूते तो दोनों भी वर्ग के लोग पहनते हैं, किंतु जूतों के प्रति उसके दृष्टिकोण और मेहनतकश के प्रति दिए जाने वाले पैसे के प्रति लगाव की मार्मिकता की अभिव्यंजना हुई है। मोचीराम कहता है कि एक अन्य वर्ग के आदमी के पैरों का जूता भी ठीक करता हूँ और उस जूते उस आदमी के पैर से सदा बाहर लांघते हुए मुझे दिखाई देते हैं, अर्थात उसका अहंकार पैर के रूप में उसके जूतों से सदा लांघता दिखाई देता है। जूतों से निकला हुआ उसका पैर मानो ऐसा लगता है जैसा उसका पैर सैर के लिए निकला हो। मोचीराम के लिए या मोचीराम की निगाहों में वह आदमी न तो बुद्धिमान है और न ही समय का पाबंदी, फिर भी उसके हाथ में घड़ी होती है। मोचीराम कहता है मुझे तो उसकी आंखों में लालच ही लालच दिखाई देता है। किसी दृष्टिकोण से बंद कर जीवन में मुझे उसकी कोई गति दिखाई नहीं देती। वह चलता फिरता ज़रूर है, उसे न कहीं जाना होता है न कहीं आना, अर्थात कोई काम न होने पर भी उसके चेहरे पर बड़ी जल्दबाजी सी झांकती दिखाई देती है। मुझे वह आदमी अपनी लाभ हानि सोचने वाला और देखने वाला बनिया जैसा लगता है, यानी मोचीराम को वह आया हुआ आदमी बनिया लगता है। ऐसी मानसिकता और आचरण करने पर भी वो रोब ऐसा झाड़ता है जैसे हिटलर का नाती हो या हिटलर का अंदाज हो। मुझसे वह हुक्म चलाने वाली भाषा में बोलता है, जैसे जूते को इस हिस्से से काटो, इस हिस्से का बांधो, कील यहाँ से मारो, कील यहाँ पे ठोक दो, पॉलिश ऐसे लगाओ जैसे जूता चमकने लगे। ऐसा कहते हुए मौसम को भी वो दोष देने लगता है। उफ, बड़ी गर्मी है, और हाथ में रुमाल से हवा करते हुए सड़क पर जाने वाले लोगों की तरफ ऐसे हीन दृष्टि से देखने लगता है जैसे कोई बंदर उन्हें देख रहा हो। मोचीराम कहता है, क्या कहूँ बाबूजी, मेरा 1 घंटा इस काम में लगवाता है। जब काम का मुबदला या दाम देने का समय आता है तो साफ मुकरता है और गुर्राते हुए डांटता है, लूट मचा रखी है, शरीफ आदमी को लूटते हो। ऐसा कहते हुए मजदूरी से कम कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है और देखते देखते हुए सड़क पार करते हुए पटरी पर चलने लगता है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी, मजदूरी के लिए जब चोट उसके पेशे या मजदूरी पर पड़ती है तो उसके साइन पर कहीं न कहीं कील चुभती है, तो उसकी कसक या आह कि कोई न कोई चोर कील जूते में बिना ठुकी ही रह जाती है, जो मौका पाते ही उभर कर कम मजदूरी देने वाले की अंगुली में चुभने लगती है। ऐसी ही हमारी नीयत है बाबूजी। आगे कवि ने मोचीराम के सोच अर्थात वैचारिकता को दार्शनिकता का स्वर देकर प्रकट किया है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी, मेरे द्वारा ऐसा कहने या सोचने का यह अर्थ नहीं है कि मुझे अपने सोच यह व्यवहार में कोई गलतफहमी हुई है। मैं हर समय अपने काम और पेशे के बीच एक संतुलन बनाए रखता हूँ। मेरे वैचारिक संतुलन का केंद्र बिंदु जूते और पेशे के बीच के आदमी को देखना है। मुझे दिखाई देता है जो एक अदद आदमी जूते में से झांकता दिखाई देता है, उसी पर वास्तव में रापी, सुवा, सूत के टाके पड़ते रहते हैं। वही हथौड़े की चोट अपने जूतों में से झांकता अंगुली के रूप में सीने पर सहन करता रहता है। सच तो यह है कि जिंदा तो सभी रहते हैं, किंतु जिंदा रहने वालों की वृत्ति में जिंदा रहने की नीयत सही नहीं है, जिंदा रहने का तर्क संगत नहीं है, तो वैसा जिंदा रहना बेईमानी है। ऐसे जीने के लिए रोजी कमाने के साधन के रूप में अपनाया जाता या गया हुआ पेशा कोई भी हो सकता है, चाहे वो पेशा रामनामी दुपट्टा बेचकर जीविका चलाने का हो अथवा निर्दयों की दलाली पर कमीशन में प्राप्त किया गया रुपया हो। जहाँ जीने का ही कोई लक्ष्य नहीं, वहाँ रुपया कमाने का साधन कुछ भी हो सकता है। साधन और साध्य के लक्ष्य भ्रष्ट होने पर पैसे की वृत्ति को ध्यान में न रखने के कारण हर आदमी भीड़ में टमकता हुआ एक हिस्सा मात्र बनकर गुजरता रहता है। सभी भेड़ चाल वाले आदमियों की तरह ऐसे आदमी को भी समय की भाषा काटती रहती है। आगे कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि मोचीराम कहता है, बाबूजी, मौसम का प्रभाव सब पर पड़ता है। इस बसंत मौसम को ही देख लो, जिसके मन पर
टंकार जैसी कसक होती रहती है। यही बसंत का मौसम पेड़ों के को भी नहीं बख्शता। उन पर लगे हजारों लाल लाल पत्ते कोपलों की धूप में तपने या सीजने के लिए उगाकर लटका देता है। क्या बताओ बाबूजी, बसंत का यह प्रभाव मेरे मन पर भी गहरा दबाव डालता है। इस समय में रापी की मूड पकड़कर उसे संभालना, उसे काम करना बड़ा कठिन होता है। और क्या कहूँ, उस समय में तो आँख का लक्ष्य कहीं होता है और हाथ कहीं चल जाता है। मन काम करने में लगता है। मन की स्थिति तो ऐसी जान पड़ती है जैसे किसी झुंझलाए बच्चों को जबरन काम पर भेजा जाए और वह बार बार इनकार कर दे। मुझे तो ऐसा लगता है बाबूजी, जैसे मेरी इस त्वचा की शराफत के पीछे कोई जंगल छिपा है, जिस पर इस बसंत के मौसम में मदमस्त पेड़ के माध्यम से हमारा किया जा रहा हो। आप मेरी या इस बात को सुनकर चौंकिए मत। वास्तव में मेरी ये बात सोचने और विचार करने की है। आखिर हमारे भी तो मन है बसंत ऋतु में। जिंदगी कोई नपी तुसी राशि या लिखी लिखाई पुस्तक नहीं है जो जीवन को किताब से अर्थात किसी लिखे लिखाए फार्मूले से आंकता या परखता है, अथवा जो असलियत हर अनुभव के बीच खून के संबंध को महत्व देता हुआ अपनी बहादुरी न दिखाकर ऐसे मौके पर कायरता का भाव ही प्रकट करता है। वह मुझे जैसे मोची को भी शायर कह सकता है, पर वास्तव में वह गलतफहमी का शिकार ही खा जाएगा, क्योंकि वह अपने आग्रह से ये सोच बैठा है कि पेशा ही जाति है। ऐसा भ्रांत धारणा के अंतर्गत मान लिया जाता है कि अमुक जाति का अमुक भाषा पर अधिकार है। असलियत यह है कि किसी भाषा पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता। यह उसी प्रकार का सत्य है जैसा कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबके अंदर से होकर गुजरती है। यह अलग बात है कि कुछ ने शब्द अर्जित कर लिए हैं तो कुछ के सामने काला अक्षर ज्ञान रहित अनपढ़ लोग हर अन्याय को चुपचाप सहते रहते हैं। कारण यह है कि वे अपनी पेट की आग से डरते हैं, कहीं अन्याय के विरुद्ध बोल पड़ने के से या रोटी के लाले न पड़ जाए। मोचीराम अपने अनुभव की असलियत बताते हुए कहता है कि मेरी यह मान्यता है कि चीखते हुए कोई भी इनकार और समझकर या समझबूझकर चुप रहने वाला, दोनों का तात्पर्य एक ही है। चीख की और चुप रहने की, ये दोनों ही स्थितियाँ अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जगह भविष्य निर्माण का कार्य करते हुए अपना फर्ज फेड़ा करते रहते हैं। चुप होने और चीखने दोनों का महत्व है, परंतु दोनों का निर्वाह करने वाला दर्जा अलग अलग है या दर्जे अलग अलग है। इस तरह मोचीराम ने अपनी अभिव्यक्ति, कवि ने अपनी अभिव्यक्ति मोचीराम के संवादों के माध्यम से या मोचीराम के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इस कविता के जो निष्कर्ष है वह इस तरह है। निष्कर्ष में एक मोची के अंतर्मन की वेदना कथा का चित्रण है, मजदूर वर्ग का संघर्ष है, मेहनतकश वर्ग की मानसिकता आर्थिक विवशता का चित्रण है, धनवान वर्ग की लालसा हिकारत की नज़र का चित्रण है, जूतों की समानता जूते समानता का प्रतीक है, मोचीराम की वैचारिकता और दार्शनिकता का स्वर है, मोचीराम के ऋतुगत मानसिकता का चित्रण है, मनुष्य का पेशा ही उसकी जाति है, मनुष्य जीवन के असलियत का चित्रण है। और यहाँ पर मोची के माध्यम से कवि ने यहाँ मजदूर वर्ग का संघर्ष बताने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पर यह मोचीराम कविता का भावार्थ या उसका सारांश रूप में अर्थ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।